नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने पहले विश्व के प्रमुख जो महाद्वीप है उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज वैश्विक वायु प्रवाह तंत्र को देखेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वायु दाब पेटियाँ कितने हैं और ये जो वायु प्रवाह का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वितरण है वो किस प्रकार से होता है, कितनी वायु दाब पेटियाँ हैं और वो उसके कारण से जो भी चक्रवात, प्रति चक्रवात, पवन का वितरण होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज बात होगी। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वैश्विक वायु प्रवाह तंत्र। यहाँ से पहले ये देखेंगे कि वैश्विक वायु प्रवाह तंत्र से जो प्रश्न बनता है वो क्या प्रश्न बनता है। तो यहाँ से पहले जो आपका प्रश्न बनेगा वो पवन के बारे में बनेगा, उसके बाद चक्रवात के बारे में बनेगा, उसके बाद प्रति चक्रवात के बारे में बनेगा और उसके बाद आता है वायु दाब पेटियाँ, क्योंकि इन सबों के लिए जो मुख्य उत्तरदायी कारण है वो वायु दाब पेटियाँ ही है। पृथ्वी पे जो वायु दाब पेटियाँ हैं वो किस तरह से काम करती है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आइए पहले सबसे पहले यही वायु दाब को देखते हैं, क्योंकि यही उत्तरदायी कारण है इन सबों का। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी, आप ग्लोब को देखिए, इस तरह से गोल है और आपको पता होगा कि इसके बाहरी परत में क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और क्षोभ मंडल यानी विभिन्न जो परत है उसके द्वारा जो पृथ्वी पे दबाव लगाया जाता है वही वायुदाब कहलाता है। तो पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय परतों के कारण लगने वाला दबाव को ही वायु दाब कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो मापने की इकाई है वायु दाब की, उसको मापन जो किया जाता है वो बैरोमीटर में किया जाता है। पाठ्यांक होता है बैरोमीटर में, देखते होंगे कि बढ़ता है, पाठ्यांक घटता है, उसको मैं अभी थोड़ा देर में बताऊंगा। और मापने की इकाई जो है वो मिलीबार या किलो पास्कल में मापा जाता है। समझ में आया। मापन जो मापने वाला यंत्र होता है वो तो बैरोमीटर हो गया और वो पाठ्यांक जो शो करेगा वो या तो मिलीबार में करेगा या तो किलो पास्कल में करेगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद प्रश्न बनता है कि जो पाठ्यांक होते हैं बैरोमीटर के जो पैमाने में अगर अचानक से गिरावट आ जाए, अचानक से गिरावट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ का जो दबाव है वो कम हो गया है। अचानक गिरावट बैरोमीटर के पाठ्यांक में, अचानक गिरावट का मतलब हुआ कि वहाँ का दाब जो है वो कम हुआ और अचानक गिरावट के कारण जो होगा या तो वहाँ पे तूफान आएगा या तो चक्रवात आएगा। समझ में आ गया होगा। तीन तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट, यानी गिरावट का मतलब हुआ कि वहाँ का जो दाब है, दबाव है वो कम हो गया, उसके कारण चक्रवात आएंगे या तो तूफान आएंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि पाठ्यांक पहले बढ़ना इस तरह से या गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना, तो ये जो होता है इस कंडीशन में वर्षा आने की संभावना होती है। उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि बैरोमीटर के पैमाने में लगातार वृद्धि होना, ये दर्शाता है साफ मौसम या प्रति चक्रवात। याद रखेंगे ये तीन कंडीशन है कि अचानक से पाठ्यांक में कमी तो हो जाएगा चक्रवात या तूफान। उसके बाद पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना, इन कंडीशन में वर्षा आता है। और तीसरा कंडीशन है कि बैरोमीटर के पैमाने में लगातार वृद्धि होना, तो साफ मौसम या प्रति चक्रवात का कंडीशन बनता है।
तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि वैश्विक वायु प्रवाह के कारण जो पृथ्वी पे लगने वाला मुख्य जो वायु दाब है, उसी के कारण से पवन चक्रवात और प्रति चक्रवात को देखेंगे तो वायु दाब आपको समझ में आया होगा। और वायु दाब के कारण जो पाठ्यांक में कमी आती है या वृद्धि होती है, इसके कारण ये 3 कंडीशन बनते हैं, ये भी मैंने समझाया। उसके बाद आइए पृथ्वी पे जो वायु दाब का क्षैतिज वितरण है, उसका मुख्य कारण है वायु दाब पेटियां, मैंने पहले ही बताया है। और ये वायु दाब पेटियां जो है पूरा पृथ्वी पे आप देखेंगे तो 7 वायु दाब, पूरे पृथ्वी पे 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती है, टोटल 7। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 कितने, पृथ्वी पे कितने वायु दाब पेटियां पाई जाती है, तो 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती है, जिनमें से 3 तापजन्य होते हैं और 4 जो होते हैं वो गतिजन्य होते हैं। तापजन्य का मतलब हो गया कि तापमान के कारण जो वायु दाब पेटियों का निर्माण होगा उसे तापजन्य बोला जाएगा, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जिन वायु दाब पेटियों का उत्पत्ति होगी वो गतिजन्य कहलाएगा। तो तापमान के कारण 3 और घूर्णन गति के कारण, गतिजन्य के कारण 4, तो टोटल हो गए 7। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 तापमान के कारण और 4 पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो आइए समझते हैं पहले कि तापमान के कारण किस तरह से पृथ्वी पे उसकी उत्पत्ति होती है और उन वायु दाब पेटियों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपको पता होगा कि पृथ्वी, ये देखिए इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पता होगा कि सन जो है भूमध्य रेखा पर डायरेक्टली पड़ता है। भूमध्य रेखा ये है ना 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा सालों भर तापमान उच्च रहता है। जहाँ पे सन का लाइट डायरेक्टली पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, तापमान उच्च रहेगा। और तापमान और दाब का विपरीत संबंध है। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे दबाव जो है, वहाँ पे दाब जो है वो कम होगा। क्यों? आप इसका एक सिंपल सा उदाहरण समझिए कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और वो ऊपर उठ जाती है तो वहाँ का जो दबाव है वो कम हो जाता है। समझ में आया होगा। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहाँ पे क्या होता है, साल भर सूर्य जो है वो डायरेक्टली चमकता है, साल भर डायरेक्टली चमकता है। तो यहाँ का तापमान कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। और जब उच्च तापमान रहेगा तो वहाँ का जो दाब होगा, वायु दाब होगा, वो कैसा होगा, निम्न होगा। मैंने पहले बताया है कि विपरीत संबंध है। उच्च तापमान के कारण वायु दाब कैसा होगा, निम्न होगा। तो ये जो होता है वो होता है आपका 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री साउथ तक। इन पेटियों को बोला जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी का निर्माण जो हुआ है वो तापमान के कारण हुआ है। उच्च तापमान होने के कारण यहाँ का दबाव निम्न रहता है। और ये कहाँ से होगा, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये एक पेटी का निर्माण हुआ तापमान के कारण। उसके बाद आपको ये पता होगा कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पे डायरेक्टली चमकता है तो ध्रुवों पे ये पहुंच नहीं पाता है, या बोल लीजिए कि तिरछे पहुंचता है, जिसके कारण ध्रुवों पे दोनों तरफ, नॉर्थ में भी उत्तरी ध्रुव और साउथ में बोल लीजिए दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव पोल पे जो तापमान है वो हमेशा कम रहता है। अगर तापमान कम होगा तो वहाँ का दबाव जो होगा वहाँ का उच्च होगा। पहले ही बताया कि इन दोनों में विपरीत संबंध है। तो यहाँ पे तापमान कैसा होगा, निम्न होगा, तो वायु दाब कैसा होगा, वहाँ पे उच्च वायु दाब होगा। और इसकी उत्पत्ति जो होगी वो किस कारण से होगा, वो होगा निम्न तापमान के कारण। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो इसको बोला जाता है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। समझ में आया। अभी मैंने ये बताया कि पृथ्वी पे 7 वायु दाब पेटियां हैं, जिनमें से 3
वायुदाब पेटियों का निर्माण तापमान के कारण हुआ। पहला, भूमध्य रेखा पे सन का लाइट डायरेक्टली पड़ता है जिसके कारण तापमान उच्च होता है, जिसके कारण वहाँ पे वायुदाब पेटियाँ जो होंगी वो निम्न होगी और उसे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में होगा। उसके बाद मैंने बताया कि पोल जो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे टेम्परेचर, तापमान हमेशा कम रहेगा, जिसके कारण उच्च वायुदाब पेटियाँ वहाँ पे होंगी। तो उसे क्या बोला जाएगा? उत्तरी ध्रुवीय, उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुवीय बोलेंगे ना, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और दक्षिण में आ जाइए तो इसे बोल लीजिए दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो तापमान के कारण 3 वायुदाब पेटियों को अभी मैंने समझाया। उसके बाद आइए गतिजन्य, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जिन 4 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपको पता होगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे 30 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ है तो उत्तरी अक्षांश, और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जब नीचे आ जाएंगे तो 30 और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इन चीज़ों को आप समझिए। यहाँ पे जो था भूमध्य रेखा, तो ये क्षेत्र क्या है कि यहाँ पे सन का लाइट डायरेक्टली पड़ता है तो इसे उष्ण बोला जाता है। लेकिन उपोष्ण का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, तो जब आपको मैं पढ़ा रहा था तापमान के कारण, तो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? उपध्रुवीय क्यों बोला गया? उपध्रुवीय का मतलब हो गया, आपको पता है ना, कलेक्टर पढ़ते हैं, डिप्टी उपाध्यक्ष पढ़ते हैं, मतलब वो उससे थोड़ा कम। तो यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ मैंने बनाया है, वो है 30 और 35 उत्तरी अक्षांश और 30 और 35 ये देखिए दक्षिणी अक्षांश। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जब निम्न वायुदाब, आपको पता है कि भूमध्य रेखा पे तापमान उच्च रहता है, और जब यह यहाँ से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती है और यह जब इधर जाना प्रारंभ करती है 30 से 35 डिग्री पर, जब ये हवाएं पहुंचती है इसके आसपास में, तो पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण, आपको पता होगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति कैसी है? पश्चिम से पूर्व है। तो यहाँ पे हवाएं विक्षेपित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो होता है उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है, उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होती है। तो आपको पता होगा कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों का निर्माण जो है वो हवाओं के विक्षेपित होने के कारण और पृथ्वी के घूर्णन, जिसको परिभ्रमण भी बोलते हैं, जिसके कारण दिन रात होता है, उसी के कारण इन पेटियों का निर्माण होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 उत्तरी अक्षांश में और 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश में। इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी बोला जाता है। जब ध्रुव से इधर हवाएं चलती है तो ये भी पृथ्वी के घूर्णन के गति के कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। तो इस तरह से गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण 4 और तापमान के कारण 3, जो मैंने पहले पढ़ाया था, इस तरह से 7 पेटियों का निर्माण होता है। उसके बाद आइए पवन के बारे में। पवन किसे कहते हैं? विशेष स्थान पे, किसी विशेष स्थान पे वायुदाब में भिन्नता के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति को ही पवन कहा जाता है। एक्चुअल में पवन की एक विशेषता होती है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। एक्चुअल में जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ लो प्रेशर का केंद्र बनता है, और जहाँ पे हवाएं उच्च होती है, उच्च वायुदाब होता है, वहाँ से हवाएं
वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो समझ में आया होगा। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि उच्च वायुदाब का केंद्र कहाँ होगा, समुद्र होगा, और निम्न वायुदाब का जो जगह होगा वो कहाँ होगा, मरुस्थल होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र जो है वहाँ पे बहुत पानी है, तो वहाँ पे तापमान कम होगा। और आपको पता होगा कि जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे उच्च वायुदाब होगा, और जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, मरुस्थल में कैसा होगा, तापमान ज़्यादा होगा। तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो गर्म होकर हवाएं ऊपर उठेगी। जब हवाएं ऊपर उठेगी तो वहाँ पे लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। तो मरुस्थल जो होगा वहाँ पे तापमान उच्च होगा, तो वहाँ पे निम्न वायुदाब होगा, और समुद्र जो होगा वो वहाँ पे तापमान कम होगा तो उच्च वायुदाब होगा। और पवन की प्रवृत्ति है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। आने वाले दिनों में कोई, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहा था, वहाँ पे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि बताइए, ये तो पृथ्वी पे हो गया पवन कि जहाँ पे उच्च होगा वहाँ से निम्न वायुदाब की ओर चलेगा, लेकिन पूछा गया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा उच्च वायुदाब कहाँ पे होगा। अच्छा सोचिए, तो आप खुद एक दिमाग लगाइए, क्योंकि आप जब इसे पढ़ते हैं तो सिर्फ ये समझने का चीज़ है। आप जब इसे समझ जाते हैं तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके खुद जवाब दे सकते हैं। उच्च वायुदाब का केंद्र कहाँ हो सकता है? पृथ्वी पे। वहाँ पे होगा जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्म होगा वहाँ तो ऊपर उठ जाएगा ना तापमान ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। लेकिन जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र होगा। तो पूछा गया है विश्व में सबसे ज़्यादा उच्च वायुदाब का जो केंद्र है वो कहाँ पे है, तो ये होगा, वो जगह है साइबेरिया, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है और ठंडे वालों में उच्च वायुदाब होता है। और विश्व में सबसे कम निम्न वायुदाब कहाँ पे होगा, तो आपको पता होगा फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच जो है वहाँ पे निम्न वायुदाब का वो स्थान है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, और पृथ्वी पे सबसे गहरा जो जगह है वो मेरियाना ट्रेंच है, इसीलिए सबसे यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। तो आपको समझ में आया होगा, किसी स्थान विशेष पे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना ही पवन कहलाता है। अब आइए पवन के प्रकार देखते हैं। तो पवन 3 प्रकार के हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अस्थायी पवन वो पवन को बोलेंगे जो किसी स्थान विशेष पर साल भर एक ही दिशा में समान दिशा में चलती हो, उसे स्थायी पवन बोलेंगे। सामयिक पवन का मतलब क्या हुआ, मौसम या समय के साथ उसके दिशा में यदि परिवर्तन हो तो उसे सामयिक पवन बोलेंगे। और स्थानीय पवन किसी विशेष स्थान पे वायुदाब और तापमान में भिन्नता के कारण जो उत्पन्न पवन होगा उसे स्थानीय पवन बोला जाएगा। समझ में आ गया होगा ये 3 पवन। अब आइए इन 3 पवन में जो पहला स्थायी पवन है इसके भी 3 प्रकार है। स्थायी पवन को सनातन या प्रचलित या गृहीय या भूमंडलीय पवन की संज्ञा दी गई है। अब अस्थायी पवन में 3 पवन जो है उसमें पहला व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। पवन जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए पहले मैं इन तीनों को बता देता हूँ। इसे भी 3 प्रकार है, स्थायी पवन का 3 प्रकार, सामयिक पवन भी 3 प्रकार का होता है। किसी मौसम या समय के साथ यदि परिवर्तन हो रहा हो तो मानसूनी, जल या स्थल समीर, क्योंकि पता है कि दिन भर जो होता है पृथ्वी वाला भाग जो होता है वो तपता है और जो समुद्र वाला पार्ट होता है वो ठंडा रहता है, और दिन भर जब समुद्र वाला पार्ट जब तप जाता है तो रात में जस्ट उल्टा हो जाता है, पृथ्वी वाला ठंडा हो जाता है, समुद्र वाला गर्म रहता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मौसम या समय के अनुसार चेंज हुआ, तो ये जल या स्थल समीर हो गया। और इसी तरह से पर्वत या घाटी समीर भी इसी सामयिक पवन में आएगा। और स्थानीय पवन जो होगा वो 2 प्रकार का होगा, गर्म और ठंडी होगा। तो इन सबों को पहले मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है।
अब आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं एक एक करके अस्थाई पवन में जो पहला व्यापारिक पवन पढ़ा, जो बताया है यहाँ पे मैं उसे एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊँगा। और आप उसे जब पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार एसआई हो, वहाँ यहाँ से जब प्रश्न आएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसे हल करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। बिहार एसआई का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से पूछा भी गया था ये व्यापारिक पवन के बारे में। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और यदि न्यू व्यूअर्स है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।